बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो टॉपिक है वो अल्लाह ताला ने ही सिलेक्ट करवा दिया आउट ऑफ नोवेयर ऑनेस्टली। और जब ये सिलेक्ट हुआ उसके बाद रियलम ऑफ नॉलेज वाज ओपन फ्रॉम एवरीवेयर। आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे माशाल्लाह, ब्रिलियंट आंसर्स हैव बीन गिवन बाय मोस्ट ऑफ यू। इसने मुझे इंटेलेक्चुअली और प्रोवोक किया कि मैं इसको और डेप्थ में देखूं। तो कॉन्शियसनेस इन द लाइट ऑफ इस्लाम हमारा आज टॉपिक है। और हम कॉन्शियसनेस से समझना शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली कॉन्शियसनेस। जैसे अपने वर्ड से ये ज़ाहिर है कि शऊर क्या चीज़ है। हम इसको बड़ा जेनेरिक रखेंगे, वी विल नॉट गो टू द बुक स्टाइल। आज का पर्पस भी इसी तरह का है कि हम जेनेरिक लाइफ में इसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें कि शऊर क्या है। तो जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं तो कहा जाता है कि इल्म हासिल करो ताकि शऊर में वसअत आए, और इल्म की गहराई में जाने की कोशिश करो ताकि तुम्हारा शऊर बेहतर हो। तो ये शऊर हम सुनते रहते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का शऊर नहीं। शऊर का मतलब होता है अ काइंड ऑफ डेप्थ, नॉलेज और विजडम की एक डेप्थ जिससे आप कोई चीज़ ढूंढ कर निकालते हैं। हमारे साइकोलॉजी में और हमारी जनरल वर्ल्ड में जो ओरिजिन ऑफ नॉलेज वो ब्रेन को समझा जाता है कि ब्रेन से आपकी सारी थॉट्स, आपकी सारी सोचें मखूज हो रही हैं। अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा डायलेमा जो बना हुआ है, जिसने मुझे ये मजबूर किया कि मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा और रिसर्च करूं और इस पर डिस्कशन भी करूं, वो ये था कि हमारी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है जिस पर पूरी इंस्टाग्राम की रील्स फीड्स, हमारे ड्रामास, हमारा हॉट टॉपिक, हमारी हर डिस्कशन इस बात पे हो रही है कि हम अपने चाइल्डहुड मेमोरीज, हम अपने तजर्बात, हम अपनी तालीम और अपने इन्वायरमेंट का मजमूआ है। ठीक है, यानी कि जो हम सुनते हैं, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अगर हमारी पेरेंटिंग के कुछ रॉन्ग इंप्रेशंस हमारे माइंड पे हैं, या हमारे पार्टनर ने हमारे साथ कुछ ऐसा किया है, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हमारे साथ हुआ है, तो उस सब का जो इम्पैक्ट है वो एकम्युलेट होकर हमें एज ए पर्सन शऊर देता है, या हमारी थॉट्स बिल्ड होती हैं। तो अगर इस एनालॉजी को और इस अंडरस्टैंडिंग को हम समझें तो हम एक ऐसे लूप में फंस रहे हैं, बिकॉज इट्स माय फील्ड एंड आई एम डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। तो एक ऐसे लूप में फंस रहे हैं जो अनएंडेड है, काइंड ऑफ अनएंडेड है, और उसके आगे कुछ हमें नजर नहीं आता। एक ऐसा लूप में फंसते हैं कि अच्छा चाइल्डहुड ट्रॉमा है, अच्छा तुम्हारे साथ ये हो गया, ये हादसा हुआ था, ठीक है। यानी कि हम अपने आप को, अपने ज़मीर को इजाज़त दे रहे हैं अब कि अब तुम्हारे पास खुली लाइफ, खुली फ्रीडम है कि तुम जो चाहो सोचो, क्योंकि तुम्हारे साथ ये एक्स वाई जी चीज़ें हुई हैं। तो इससे निकालने का आपके पास क्या है? आप मेडिटेशन रिकमेंड कर देते हैं, आप एक्सरसाइज़ेज़ रिकमेंड कर देते हैं, आप डिफरेंट साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिकमेंड कर देते हैं कि आप इससे आहिस्ता-आहिस्ता इस तरह से निकलें। ये वो चीज़ें हैं जो बड़े लेवल पर हो रही हैं ऑलरेडी। अच्छा, कुछ आपके ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि ये टॉपिक इतना नेसेसरी है कि हम इसको डिस्कस करें। तो उसका मेरे पास ये जवाब है कि अब जो जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन है, जेन ज़ी की बात कर रही हूँ, अल्फ़ा की बात कर रही हूँ। अल्फ़ा अभी 30 इयर्स तक रहेगी। इस जनरेशन का सबसे बड़ा इश्यू ही मेंटल डिसऑर्डर्स या एंग्जाइटीज़ या डिप्रेशन है। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएँ तो हमें इस नाम का इतना पता भी नहीं था, या हम इससे, हमारे लाइफ़स्टाइल ही ऐसा नहीं था। तो डेफ़िनिटली एक ऐसा टॉपिक है जिसे आज हम अगर समझेंगे तो वी विल डेफ़िनिटली कम आउट ऑफ अ लूप पैटर्न, जिसमें हमें फ्रॉइड की थ्योरी ने, जिसमें हमें वेस्टर्न साइकोलॉजी ने बहुत डेप्थ में जाके फेंका है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। कमिंग बैक टू शऊर और उसकी आगाही। तो साइंस कहती है, न्यूरो साइंस कहती है कि आपका जो ब्रेन है दैट इज़ फायरिंग ट्रिलियन ऑफ न्यूरॉन्स इन मिलीलीटर सेकंड्स, और जिससे आपका जो डाटा है वो इधर से उधर ट्रांसफर होता है, जिससे आपके थॉट्स बनते हैं, प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जो भी अकल कहेगी वो ठीक है, सही है। और अकल की ही बेस पर हमारा सारा मोमेंटम, हमारी पूरी जनरेशन, हमारी पूरी सदी खड़ी हुई है। एवरीवन इज स्टैंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस आउट ऑफ लॉजिक। इस्लाम को भी ला के लॉजिक पे खड़ा कर दिया। लॉजिक, अकल क्या है? यहाँ मैं इलामा इकबाल का एक शेर कोट करना चाहूंगी ताकि हम इसी पैराडाइम पे रख के समझ सकें। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। कि इश्क जो है, कॉन्शियसनेस जो है, उसको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि इसकी लॉजिक क्या है। अकल को इसकी बहुत पड़ी है। अकल को बहुत फ़िक्र है कि अगर मैं आग में जाऊँगा तो मैटर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग मैं तो जल जाऊँगा। वो खड़ी होके कैलकुलेट कर रही है। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये इस सदी का सबसे बड़ा मसला है। हम सब एक रेस में हैं, जहाँ पर कैलकुलेशंस ही हमारी सुबह शाम कर रही हैं। हम हिसाब किताब लगा कर ही उठते हैं कि अच्छा इतने पैसे कमाने हैं, इतना ये सब करना है, इतने रिश्तेदारों को खुश रखना है, इतनी चीज़ें हैं, बच्चों की इतनी पढ़ाइयाँ हैं। एवरीथिंग इज़ बेस्ड अपॉन कैलकुलेशन। और अगर इश्क की और कॉन्शियसनेस की बात की जाए तो इट्स नोवेयर। हमें ये देखना है कि क्या अगर हमारे जहन की थॉट्स को इंसान समझ लिया जाए तो वो वाकई इंसान होगा, या वो एक मशीन होगा जो सिर्फ सुबह से शाम कर रहा होगा। तो ये जो नई सदी की एक तहरीक है, जिसने इंसान को प्रोडक्टिविटी के नाम पर एक मशीन बना दिया है, इसने ही हमसे सोचने का पैराडाइम छीन लिया। और जब हम सोचने लगते हैं तो वील गेट बैक टू द अकल, लॉजिक, ब्रेन, थॉट्स। ठीक है, थॉट पैटर्न है, लूप है, ट्रॉमा है, चाइल्डहुड इश्यूज हैं, हस्बैंड बुरा है, ससुराल बुरा है, माशरा बुरा है, जॉब में इश्यूज हैं, बॉस टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट बुरा है, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लूप, टॉक्सिसिटी, वर्ल्डली मैटर्स, जो अभी एग्जिस्ट करता है, जो अभी नज़र आ रहा है, सिर्फ वो प्रॉब्लम लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रिसीव करना शुरू कर दिया है फ्रॉम ब्रेन।
विच वॉज नॉट एसेंशियली मेड अप फॉर दिस वर्क। ब्रेन का ये काम ही नहीं था कभी भी। तो अगर ये ब्रेन का काम नहीं था एंड ब्रेन वॉज द ओनली प्रोसेसिंग फैक्ट्री दैट जस्ट प्रोसेस द थॉट्स, तो फिर सोचना और फील करना और शऊर का गहराई से इदराक करना, बेसिकली इश्क करना किसका काम था? लेट्स बैक टू आवर ओरिजिन, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, बिल्कुल बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में, शुरू के 3 से 4 हफ्ते में सबसे पहले क्या उसका दिमाग बनता है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। इंसान का बच्चा है ना, तो सोचेगा तो सबसे पहले, महसूस तो सबसे पहले करेगा। उसी के ऊपर थेरीज हैं, उसी के ऊपर रिसर्च है कि माओ को इस तरह का माहौल मिले, इस तरह की डाइट मिले, मैथ्स करवाना शुरू कर दो शुरू से ही, ताकि बच्चा ब्रिलियंट हो। ठीक है, तो बच्चा यानी कि इन्वायरमेंट याद कर रहा है बिफोर इवन ही गेट्स बर्थ। तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था कि उसका दिमाग सबसे पहले प्रोसेस होता, लेकिन दिमाग तो सबसे एंड में जाके बनता है। बच्चा 2 साल का होता है तो उसका ब्रेन कंप्लीट होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके पार्ट्स पूरे नहीं होते, यानी कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उसका कंप्लीट नहीं होता। वो 13 ईयर्स तक में जाके होता है, जहाँ पे आपकी वैल्यू सिस्टम बनती है। फिर 18 ईयर्स में कंप्लीट ब्रेन डेवलपमेंट होती है, कॉम्प्लेक्स इमोशंस की भी। तो अगर किसी की ज़िंदगी 36 साल, आधी ज़िंदगी तो उसका दिमाग बनने में गुजर गई, तो फिर बाकी इतनी सी ज़िंदगी का वो क्या करे? तो क्वेश्चन पैदा होता है कि तो जब बच्चा बिल्कुल 3-4 मंथ्स में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बिल्ड होता है? उसका सबसे पहला ऑर्गन बिल्ड होता है दिल। दिल, उसके बाद उसका जो लंग्स और नीचे एब्डोमिनल पार्ट है वो बिल्ड होना शुरू होता है। फिर 4 टू 6 मंथ्स में उसका न्यूरो ऑप्टिक फाइबर, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी से एक आपकी सबसे लंबी न्यूरो ऑप्टिक फाइबर है, वो बिल्ड होना शुरू होती है एंड इट गोज़ टू द ब्रेन। उसके बाद ब्रेन के प्रोसेसिंग स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ब्रेन प्रोसेस करना शुरू होता है। तो ब्रेन के लिए तो हमेशा प्रोसेस का वर्ड यूज़ हुआ है। हमारी पूरी लाइफ क्या आज प्रोसेस के इर्द-गिर्द नहीं घूम रही? अब आ जाते हैं कुरान की रोशनी में, इसको देखते हैं कि हमारे लिए ये बात समझना कि हर वो चीज़ जो इंसान को आज पता है कि उसके दिमाग की आमाज का नहीं है, कि उसके दिल की आमाज का है। दिल से ओरिजिनेट हुई है। यानी कि समथिंग इज़ बिटवीन शराय सदर, समथिंग इज़ बिटवीन दिस एरिया, आपके सीने से थ्रॉट तक का एरिया। ठीक है? इसके दरमियान ऐसा कुछ है जिससे कनेक्शन तमाम अलूम का है। सूरह हज की आयत है, फ़इन्नहा ला ताअमल अब्सार वलकिन्ना ताअमल कुलूब अल्लती फ़ी सुदूर, कि उनकी आँखें अंधी नहीं होती, बल्कि उनके दिल अंधे हो जाते हैं। फिर सूरह अराफ की एक आयत है, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, समझना बताया गया है कि तुम्हारा दिल उसमें से कुछ भी नहीं समझता। दिमाग की बात नहीं की गई। पूरे कुरान में कहीं पे भी दिमाग का ज़िक्र ही नहीं है, हर जगह दिल का ज़िक्र है। लिमन काना लहू क़ल्बुन, हिदायत उसके लिए है जिसका दिल ज़िंदा हो, एक्टिवेट हो। अब यहाँ पर अगर दिल के ज़िंदा होने की बात करें, तो क्या जिनको हिदायत नहीं मिलती, वो बायोलॉजिकली डेड हैं? उनका दिल काम नहीं कर रहा? और फिर साइंस कहती है दिल का काम तो सिर्फ ब्लड को पंप करना है, नथिंग एल्स। ठीक है? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम में अपनी रूह अमरे रब्बी फूँका है। अल्लाह ताला कह रहे हैं सूरह नूर में कि तुम्हारी मिसाल, अगर तुम मोमिन हो तो ऐसी है कि जैसे एक चिराग जलाया गया जिसमें जो तेल डाला गया, ना वो शर्की है ना वो गरबी है। उसका इन्फ्लुएंस किसी और इल्म से नहीं आ रहा। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यानी कि ड्रिवन इल्म नहीं है, कहीं से अखज़ नहीं किया गया। इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अबव, स्टैंडिंग। और उसकी रोशनी कहाँ से आ रही है? नूरुन अला नूर, यानी कि एक नूर तुम्हारे सदर में रखा गया, जो एक्टिवेट होता ही तब है जब इट रिसीव्स द लाइट फ्रॉम अबव। ओके, यानी कि हम अपने घर में कनेक्शन दे देंगे इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन इज इट इनफ? जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करते वापदा से या सोलर सिस्टम से या जिस चीज़ से भी हमें लाइट चाहिए, तो इसका क्या मतलब है? कि अब रोशनी नहीं है, रोशनी आ ही नहीं सकती क्योंकि कनेक्शन नहीं है। तो अगर उस कनेक्शन से रोशनी आनी है, रोशनी इज इक्वल्स टू इदराक, शऊर। अब यहाँ पे मैं इल्म का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं करी जान के, इल्म का मतलब होता है जानना, नोइंग द थिंग्स। ठीक है, जानना और महफूज करना ब्रेन का काम है। कि आपके जो दिल में इदराक होता है, जिसे आप सिक्स सेंस कहते हैं, जिसे आप डीजा वो कहते हैं, जिसे आप इंट्यूटिव नेचर ऑफ ब्रेन कहते हैं, जैसे आप कहते हैं मेरे इंट्यूशन में, मुझे वजदानी तौर पर या मुझे लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई इट फेल्ट लाइक बट आई हैव द गट फीलिंग, ये जिसे आप इतने सारे नाम देते हैं, ये इल्म नहीं होता, ये शऊर होता है। और शऊर एक गहराई से उभरता है। हर इंसान के अंदर एक यूनिवर्स है, एक कंप्लीट यूनिवर्स। इट हैज़ द डेप्थ्स एंड इट हैज़ द हाइट्स। हाइट्स आर कमिंग फ्रॉम अबव द स्काई, फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंड डेप्थ्स are coming also from Allah subhanahu wa ta'ala, because it, Allah subhanahu wa ta'ala cannot contain himself in any direction, वो जहतों से पाक है। तो ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से जो लाइट आप तक आ रही है, जिससे आपका शऊर बन रहा है, दैट इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द नॉलेज दैट योर ब्रेन प्रोसेस। अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता ना डेली लाइफ की तरफ लेके जाऊंगी, पहले हम इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लेते हैं। अब अगर ये बात करते हैं कि हमारा जो माइंड है
उसका काम एक मशीन की तरह है, प्रोसेस करता है चीज़ें, डिसीजन लेने में हेल्प कर देता है। लेकिन जो सही बात होती है वो होती है जो यहाँ खटकती है आपके सीने में, आपके दिल में। गुनाह की डेफिनेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटके। व्हाट डज़ इट मीन? इसका मतलब है कि जब बच्चा, मतलब वो जब एक ज़ाइगोटिक लेवल पे भी नहीं था, जब वो उसकी फॉर्मेशन भी नहीं हुई थी, तो समथिंग हैज़ हैपेंड इन हिम, इनसाइड हिम, जिसने उसके तमाम अलूम पर उसको इदराक दिया था, जिसने उसे शऊर की गहराइयों में उसी पल, वो पल उसे ले गया था वहाँ। कुछ ऐसा उसके साथ हुआ था, और वो क्या था? रूह का फूंके जाना। यानी कि सोल इज़ आइसोलेटली इनफ टू गिव यू ऑल द आंसर्स दैट यू आर सीकिंग इन योर लाइफ्स राइट नाउ। आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो कुरान कहता है कि अफ़ला यतफ़क्करून, अफ़ला यतदब्बरून। तुम सोचते नहीं हो, गौर व फ़िक्र नहीं करते? क्या तुम बस दिन-रात करते हो? क्या तुम सुबह-शाम करते हो? या एक रूटीन और एक हैसल है जिसे तुम कभी अगर रुक कर देखते हो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुमने इतने साल किया क्या है और क्यों किया है? अगर तुम्हारे पास अपनी ज़िंदगी का क्यों नहीं है, तो इसका मतलब है यू आर जस्ट लिविंग अ बायोलॉजिकल लाइफ, नॉट द लाइफ दैट वर मेंट टू गिव यू। जो अल्लाह ने रूह आप में फूँकी थी, उसका लाज़मी तौर पर कोई मकसद था ऑब्वियसली, और वो उसे पता था, वो लेकर आई थी। इतना नॉलेज, इतना कॉन्शियस उसे पता था। अब मकसद को जेनेरिक करते हैं, सिम्प्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ़्स भी तो आजकल जैसी गुज़री हमने उस तरह से सोचना है। किसी का हस्बैंड कैसा है, उसकी जो रूह है वो ये कोडिंग लेकर आई है कि उसने अपने हस्बैंड को डील कैसे करना है। उसने अपने रिलेशनशिप को बेहतर कैसे बनाना है, ये जो उसका शऊर है, शऊर की गहराई में ये चीज़ें ऑलरेडी हैं। लेकिन हम तो ऑपरेट कर रहे हैं ऊपर वाले पैटर्न से ना, मतलब हम तो दिमाग के साथ घूम रहे हैं। हम बार-बार सर पकड़ते हैं, इफ यू नोटिस्ड, कि कुछ गलत हुआ और हमने सर पकड़ा क्योंकि हमने अपने आप को सोचों के हवाले किया होता है। अगर उसे हम स्टॉप लगाना सीखें, अगर हम उसे रोकना सीखें और अपने शऊर को होने दें, क्योंकि शऊर जो है, शऊर की जो आगाही है वो होती है, इट्स देयर, यू डोंट नीड टू क्रिएट इट। अगर होने दें तो हमें समझ में आ जाए कि हमारे बच्चे के साथ क्या इश्यू चल रहा है और उसको कैसे डील करें। हमें समझ में आ जाए कि हमारे रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें समझ में आ जाए कि हमारे फाइनेंसेस क्यों डाउन जा रहे हैं। हमें समझ में आ जाए कि क्यों कुछ लोग हैं जो हमें मुस्तकिल अ, हमारे उससे गिराने पे तुले हुए हैं। क्यों कुछ लोग हैं जो वो हम, मतलब हमारे करीब हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। हम इन इतने सालों से इस सारे क्राइसिस में क्यों फँसे हुए हैं? इन सारे सवालात का जवाब आपके शऊर की गहराई में, हर सोल का अपना एक आंसर है, जो अल्लाह ताला ने वहाँ रखा हुआ है। यही वो लूप तोड़ने वाला तरीका है, जो आपको इस सारे क्रैप ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी से निकालता है। जो अगर आपको कोई डिसऑर्डर है, तो वो आपको डिसऑर्डर की तरह ट्रीट करेंगे, और आपको पता है कि कितना बड़ा डायलेमा बनता जा रहा है कि हम चलें फिज़िकल इलनेसेस को तो हम बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते थे ना। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस का इश्यू हो गया है, तो हम उसे हार्मोन बैलेंस करने वाली मेडिसिन दिए जाएँगे, जिसका काम क्या है कि वो जो एक जैसे थायराइड एक हार्मोन बन रहा है, तो उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप करेगा फोर्सफुली, ठीक है? और उससे क्या होगा? इन लॉन्गर टर्म वो नेचुरली थायराइड बनाना छोड़ देगा। और इसी तरह और भी जितनी बीमारियों को आप डिस्कस करें ना, उनके जो इलाज जिस तरीके से किए जा रहे हैं ना, तो इलाज असल में बहुत सारी और बीमारियों को बढ़ावा देने के बायस होते हैं, बहुत सारी और बीमारियों का। तो चलिए, जिस्म के साथ तो जो छेड़छाड़ चल रही थी, उसको तो हमने झेल ही लिया। अब ये बताएँ कि जो छेड़छाड़ दिमाग के साथ चल रही है, इसका क्या बनेगा? अगर ये ऐसे ही चलती रही। जो मिलेनियल्स हैं, जो जनरेशन वाई, एक्स हैं, उनको तो इतना इससे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा ऑब्वियसली, बिकॉज़ देयर थिंग्स वर डिफरेंट। दे नो हाउ टू कोप। देयर कॉपिंग मैकेनिज़्म इज़ मच बेटर देन जनरेशन ज़ेड, जनरेशन अल्फा। हमारे लिए फ़िक्रमंदी की बात ये है कि अब इनके दिमाग के साथ जो छेड़छाड़ हर वक़्त इनकी एक फिंगर टिप स्क्रॉलिंग पे चल रही है, उसका क्या बनना है? उसको कैसे ठीक करना है? उसको स्टॉप कैसे लगाना है? इनफैक्ट हमारी जनरेशन्स भी, मिलेनियल्स भी, जनरेशन वाई, एक्स भी, जितना यूज़ ऑफ स्क्रीन बढ़ता जा रहा है, उतना जो नेचुरल कॉपिंग मैकेनिज़्म है, वो हमारा डाइल्यूट होता जा रहा है। हम भूलते जा रहे हैं। चलें, अब हम ऑल्दो ये बहुत वसी टॉपिक है और मैं बता नहीं सकती कि मैंने कितनी डेप्थ में इसको स्टडी किया, और मुझे मुश्किल लग रहा है अभी मैं इसको कवर कर पाऊँ। लेकिन लेट्स मूव टुवर्ड्स द सॉल्यूशंस, ताकि हम कुछ लेकर तो उठें ना। ऐसा ना हो कि हम बस इसी जंग में रहें कि अच्छा ब्रेन से थॉट्स आती थी या दिल से आती थी और फिर हमें पता ना हो किसका करना है। तो सूरह नूर की आयत का रेफरेंस लेते हुए, कॉन्शियसनेस को अगर हम डिराइव करते हैं कि दैट इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इट्स क्लियरली गिविंग अ मीनिंग कि अब आपको ना उस नूर को समझना है और डेली लाइफ में अप्लाई करना है। अब उसको समझने के लिए कुछ निशानियाँ आपको मैं बताती हूँ कि किन लोगों में शऊर की कमी है, ठीक है? कमी तो ख़ैर किसी में भी नहीं होती, आई यूज़ दिस स्टेटमेंट रॉन्ग। किन लोगों ने इसको इस्तेमाल करने में कमी की है।
उनकी लाइफ्स कैसी होंगी और उनको क्या करना चाहिए। तो नंबर 1, अगर किसी की हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं रिपीटेडली, दैट्स अ बिगेस्ट साइन दैट यू आर अनअवेयर ऑफ योर ओन बॉडी। आपका अपने जिस्म और रब से एक साथ ताल्लुक नहीं है। अगर रिपीटेडली हेल्थ इश्यूज़ हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्यों है, तो इसका ये मतलब होता है कि शऊरी सतह पर जिस्म का आपसे, आपकी रूह का आपसे ताल्लुक टूटा हुआ है। रूह बीमार होकर साइन दे रही है। नंबर 2, अगर आपके रिलेशनशिप के इश्यूज़ आ रहे हैं ओवर द टाइम, इसका क्या मतलब है? शऊरी सतह पर कहाँ पर ये अप्लाई होता है? इसका ये मतलब है कि आपने बहुत वक़्त से अपने रिश्ते को अपने माहौल के, अपने ख़यालात के हवाले किया हुआ है। स्ट्रेट फॉरवर्डली जो हैपनिंग्स हो रही हैं आस-पास, उन्होंने ये कह दिया इस बंदे की वज़ह से ये हो गया या एक्स-वाई-ज़ेड हुआ था तो ये हो गया। आउटकम्स, एनवायरनमेंट। आपने अपने रिश्ते को, चाहे वो आपका औलाद से रिश्ता है, चाहे वो आपका अपने माँ-बाप से रिश्ता है या अपने हस्बैंड से रिश्ता है, आपने अपने रिश्ते को स्ट्रेट फॉरवर्डली हवाले किया हुआ है रात के या ख़यालात के। इसका मतलब है आपने अपने शऊर को इस्तेमाल करने में कमी की है। यहाँ आप अपना शऊर इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत टाइम से, आप जो करते हैं नाकाम हो जाते हैं, जो जॉब करते हैं आपके साथ बुरा हो रहा होता है वहाँ पे, जो बिजनेस करते हैं नुकसान हो रहे होते हैं। अगेन इसका मतलब है कि आपने अपने आप को अपने दिमाग के, अपने ब्रेन के हवाले किया। यू आर नॉट लेटिंग योर शऊर ओपन देयर, जो आपको यूनिक चीज़ें बताएगा आपके बारे में। नाउ कमिंग बैक टू द सोल्यूशन कि फिर इसका हल क्या है। रिलेशनशिप से स्टार्ट करते हैं एंड आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू मेक यू क्लैरिफाई दिस। एक रिलेशनशिप है जो तकरीबन 15-20 साल से ख़राब है, ठीक है? और उसकी ख़राबी क्या है कि तवज्जो का ना होना, कोई क्वालिटी टाइम ना होना, आपस में कोई कम्युनिकेशन ना होना। और जब रीज़न समझी जाती है तो पता चलता है कि जो अर्ली ईयर्स थे तब वहाँ पर अपने आप को ऐसे छोड़ के, बिल्कुल शऊर बंद करके और अपने आप को बस हालात के हवाले करके बैठे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि क्या होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है। यानी कि जब एक लड़की जाती है शादी होके तो वो देखती है ना कि अब क्या-क्या हो रहा है और उसको एब्ज़ॉर्ब करती है। और उस एब्ज़ॉर्प्शन के असर में उसके अपने हस्बैंड से जो मामलात ख़राब होते हैं अर्ली ईयर्स में, उसे लग रहा होता है कि दिस इज़ द पर्सन हू कैन अंडरस्टैंड, तो हर बात बतानी चाहिए, हर बात डिस्कस करनी चाहिए और क्या होता है कि शायद ये कोई हल निकालेगा। और मर्द का तो ऑक्सीटोसिन लेवल ही फिर माशाल्लाह इतना अच्छा होता है कि वो अगर एक परेशान औरत देखता है, तो उसका वैसे ही ड्रॉप होना शुरू हो जाता है क्योंकि उसने तो राहत और उसने तो सुकून लेना वहाँ से है ना। अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा में मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मर्द को ये वो दिया है कि वो आता है तो उसको अब तो ये साइंटिफिक रिसर्च भी है कि अपनी बीवी के साथ बैठते ही जो आपका कॉर्टिसोल लेवल होता है वो फ़ौरन ड्रॉप होना शुरू हो जाता है मर्दों का। यानी कि उनके पास और कोई तरीका नहीं है अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने का। तो इमेजिन करें कि एक औरत जिसकी शादी हुई है और वो अपने ससुराल की वजह से, अपने घर के मामलात की वजह से, उसने जैसे ही हस्बैंड आया तो उसकी एक परेशान कुन शक्ल बनी और यानी कि उसने अपने आप को हालात और ख़यालात के हवाले किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे 2 ऐसी रूहें आपस में लड़ रही हैं जो एक दूसरे से इत्मीनान पाना चाह रही हैं। हालाँकि इत्मीनान का ज़रिया तो अल्लाह ताला ने आपके अपने अंदर रखा हुआ है ना। आपको वहाँ पर एक ब्रेक लेनी चाहिए थी, आपको वहाँ बैठना चाहिए था। हालात जो भी हो रहे हैं उनको वहाँ पे रोक कर, जैसे एक थर्ड पर्सन किसी मामले को देखता है, जैसे आप एक मूवी देखते हैं, एक ड्रामा देखते हैं और एक एनालिसिस बिल्ड करते हैं कि ये बंदी यहाँ पर जज़्बातियत में ये बात गलत कर रही है, ऐसे नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सब्र कर ले। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसे करने में बाज़-औक़ात ज़िंदगियाँ लग जाती हैं। लेकिन यकीन करें यही प्रैक्टिस है जो आपको शऊर से कनेक्ट करती है। और वो क्या है कि आप अपनी बायोलॉजिकल हालात, ख़यालात और जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं, उन्हें उनकी जगह पर छोड़कर, उनसे आइसोलेट होकर, अलग बैठकर अल्लाह से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं कि ये इश्यू आ रहा है, ये चीज़ हो रही है। अब बताएँ कि मेरी सोल में वो क्या डिज़ाइन है जो इसको हैंडल कर सकता है। यकीन करें अल्लाह ताला आपको बताते हैं। अल्लाह ताला वो नूर की वो बम्बार्डमेंट ऊपर से करते हैं जो आपके दिल को कनेक्ट करती है। अल्लाह ताला बताते हैं कि अगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, जो देखें मकसद पहचानना हो ना तो हमेशा एक लाइन में बोलती हूँ कि आप देखो कि आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात पे हो रही है। आप उसी तकलीफ़ को मिटाने दुनिया में आए हो। अब यही रूल अप्लाई होता है रिलेशनशिप में भी। कि आपको किस बात से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। वो आपको टाइम नहीं देते, उनको क्वालिटी टाइम देना नहीं आता, मतलब आपकी नीड है क्वालिटी टाइम देना। तो ये हुनर भी अल्लाह ने आपके अंदर ही रखा होगा, क्रिएट इट। लेकिन अगर तो आपका जो पूरा का पूरा वजूद है वो आपके हालात और ख़यालात के हवाले है, तो फिर आप क्रिएट कहाँ से करेंगी? आप तो एक ऐसे लूप में फँस जाएँगी जिसमें आप सालों फँसी रहेंगी। आप तो एक्शन और रिएक्शन का मजमूआ होंगी कि उन्होंने ये किया तो मेरा ये रिएक्शन आया ना, मेरा फिर दिल नहीं ना करता है करने का। यानी कि शऊर की ताकत जो आपकी रूह का डिज़ाइन था, जिसमें अल्लाह ताला ने आपको एक इंतहाई खूबसूरत फ़ेमिनिन एनर्जी दी थी, जो अपनी सिर्फ़ होने से ही ना खूबसूरती और सुकून का मजमा होती है, वो आपकी ख़त्म हो गई ओवर द ईयर्स। अब मैं आपको अगर इसे ऑरा की लैंग्वेज में बताऊँ तो ये एक येलो फ्रीक्वेंसी ऑरेंज फ्रीक्वेंसी है, जो आपको एक फ़ेमिनिन वाइब देती है। फ़ेमिनिन वाइब से मुराद मेरी 2 चीज़ें होती हैं, एक फ़ेमिनिन अट्रैक्शन, एक फ़ेमिनिन पीस।
जब आपका ध्यान सारा वक़्त शिकवों पे रहता है, सारा वक़्त तकलीफ़ों पे रहता है, तो सबसे पहले आपकी येलो ऑरेंज एनर्जी आपके अंदर से डाइल्यूट होके ब्राउन होना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पर ना आपको एक क्वांटम फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा के बात अच्छे से समझाती हूँ कि अब साइंस ने फाइनली बताया है कि देयर इज़ अ लॉट देन द मैटर इटसेल्फ। अब उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर कर लिया है कि जो मैटर वर्ल्ड है, जो मादा है, ठीक है? मादे की जितनी भी किस्में हैं, उसके अलावा तो बहुत बड़ी दुनिया है। यानी कि मादा वो है जो हमें नज़र आ रहा है और जो हमें नज़र नहीं आ रहा, ग़ैब, वो तो दुनिया इससे ज़्यादा बड़ी है। ये डिस्कवरी क्वांटम फिज़िक्स की अभी-अभी हुई है, ठीक है? और हम जब कुरान शुरू करते हैं, तो हमारा ग़ैब पर ईमान पहली असास होती है। उसी से कनेक्ट करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी सोचें, सिर्फ़ आपकी सोचें नहीं होती, वो यूनिवर्स से एट लार्ज कनेक्ट हुई होती हैं। तो आपकी एनर्जी में जब आपकी सोचें शिकवे, शिकायतों और तकलीफ़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही होती हैं, तो आपकी जो फ़ेमिनिन एनर्जी है, आपको दिख नहीं रही, इट्स अ मैटर ऑफ ग़ैब, वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है और फिर आप अट्रैक्टिव नहीं रहते। सिर्फ़ एक प्रैक्टिस से चेक करें इस चीज़ को कि मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं। आप सिर्फ़ पूरा दिन अच्छी चीज़ें सोचें, जेन्युइनली सोचें, फ़ोर्सफुली नहीं। अपने अंदर अच्छा फ़ील करें, अपने आप को अच्छा ट्रीटमेंट दें, 100% खुश हों उनके आने के टाइम पर। उसका और ऐसे दिन का डिफ़रेंस चेक करें जिस दिन आप डिप्रेस्ड थे, परेशान थे, किसी थॉट में थे। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा रिएक्शन में। क्योंकि जिस दिन आप खुश हैं, अपने आप को अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, आपके आस-पास एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकल रही है, जो दूसरे को फ़ौरन उसका कॉर्टिसोल लेवल डाउन करती है और वो फ़ौरन चाहता है कि वो आपसे बात करे, आपके पास बैठे। अब अगर कोई 15-20 साल से ये चीज़ें नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली ओवर द नाइट नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये फ़ॉर्मूला याद रखें कि जैसे ही आपने छोड़ा, अपने आप को सोचों के हवाले किया, अपने आप को शिकवे-शिकायतों के हवाले किया, दिल में चल रहे हैं, ठीक है? किसी से कह नहीं रहे आप। आप अपनी सहेली से पूरी बात डिस्कस करके कहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, किसी की बुराई नहीं करे, बस कह रहे थे, ठीक है? आप कुछ कह नहीं रहे लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया, तो आपके हर कहे हुए लफ्ज़ में, आपकी हर सोची हुई चीज़ में उतनी ही एनर्जी थी और कुरान चाहता है कि आप इस एनर्जी की गेम को समझें, ज़िंदगी गुज़ारें नहीं, ज़िंदगी जिएँ। Live a life that surrounds by consciousness which is coming from your heart, and heart is getting the light from Allah subhanahu wa ta'ala, the largest entity of the entire world, ताकि आपके अपने अंदर उन तमाम चीज़ों के जो हल अल्लाह ने रखे हैं आप उन तक पहुँच सकें। आपकी हड्डी टूटती है तो डॉक्टर हड्डी को जोड़ता नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिससे आपकी हड्डी को जुड़ने का मौका मिल सके। अब अगर हड्डी टूटी है तो 6 महीने तो लगेंगे जुड़ने में। इसी तरीके से अगर रिलेशनशिप में डेंट पड़ा है, हेल्थ में डेंट पड़ा है, फाइनेंस में डेंट पड़ा है, आपके ख्याल में 1-2 दिन की एफर्ट से ठीक हो जाने वाली चीज़ें हैं। इट वुड रिक्वायर टाइम, अ ग्रेट टाइम, लेकिन असल बात ये है कि हड्डी का जुड़ना आपकी अपनी बॉडी को ही पता है कि कैसे जुड़ सकती है। इवन जितना मर्ज़ी गहरा कट हो, सही आपके इंटरनल सिस्टम से ही होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अल्लाह ताला ने हर चीज़ का इलाज रखा हुआ है, हर चीज़ का आंसर रखा हुआ है। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट विद इट। रोज़े और नमाज़ें और अस्कार और कुरान का तर्जुमा हमें हमारे शऊरी ज़हन के साथ जोड़ता है। यही वो असल तालीम है जो आपके शऊर की गहराई में इज़ाफ़ा करती है। हमें अपने बच्चों से ऐसे सवाल पूछने चाहिए, जिसमें हमें ये पता लगे कि वो सोचते कितना है, उनकी सोच की डायरेक्शन क्या है। अगर आपका बच्चा बहुत सारे सवाल नहीं पूछ रहा, तो फिर प्रॉब्लम की बात है। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत सवाल पूछता है, तो परेशान ना हों, आप उसकी सही तरबियत कर रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है सारे कॉन्शियसनेस के मैटर को एक उसमें इकट्ठा करना। लेकिन आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे और किसी और एंगल से डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हों, ज़रूर बताएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।